अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। जैसा कि खबर आपने सुनी कि गज़ा में सीज़ फायर का ऐलान हो चुका है और उसके बाद मुख्तलिफ़ तरह की ख़बरें आ रही हैं। हर लम्हे में सूरत हाल चेंज होती है ऐसे नाजुक मामलात पे। तो जो आज का वीडियो है, इसमें इस मुआहदे की मुकम्मल तफसीलात जो अब तक की हैं, अब तक की हैं से मुराद ये है कि इन्फॉर्मेशन किसी वक्त चेंज हो सकती है। मैं सेंसेशनलिस्ट नहीं हूँ, मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं बताऊँगा जाली हुई खुशी क्रिएट करने के लिए कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। और जो मैं कह रहा हूँ, मैं इसकी ज़िम्मेदारी ले सकता हूँ इंटरनेशनल मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक, एज़ वी आर रिकॉर्डिंग इट, जो कि 16 जनवरी तकरीबन रात के 7 बजे हैं। इस वक्त तक की जो सूरत हाल है, वाक़या ये हुआ कि 15 जनवरी 2025 को अनाउंसमेंट होती है, हमास की तरफ से होती है और साथ उसके यूएस की तरफ से होती है कि जो जंग बंदी का मुआहदा है उस पे दोनों फ्रीकैन की का एग्रीमेंट हो गया है और वो उसकी बाकी तफसीलात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आनी शुरू हुई। वो तफसीलात ये हैं कि मुकम्मल तौर पे ये 3 फेजेज़ में इस मुआहदे को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसको नाफिज़ुल अमल किया जाएगा। जो पहला इसका मरहला है, जो इसकी फ़ेज़ है, वो इस तरह से होगी कि 19 जनवरी जो आगे संडे आ रहा है, इससे पहली फ़ेज़ इसकी स्टार्ट हो जाएगी और इस फ़ेज़ में ये होगा कि फ़ौरी तौर पे जो लड़ाई है वो रुक जाएगी। मज़ीद ये होगा कि जो आबादी वाले इलाके हैं फ़लस्तीन में, गज़ा में, वहाँ से इसराइली फ़ौजें आहिस्ता-आहिस्ता दूर हटना शुरू होंगी और वो मशरक़ की जानिब जो बॉर्डर है गज़ा और इसराइल का, उस तरफ वो आहिस्ता-आहिस्ता जाएँगी और जो फ़लस्तीनी लोग हैं उनको अपने घरों में वापस जाने पे कोई पाबंदी नहीं रहेगी, बल्कि यानी कि वो जा सकेंगे। मज़ीद इसके ये कि जो इमदाद गज़ा के बॉर्डर पे रुकी हुई थी, जो इसराइल अंदर नहीं जाने दे रहा था, उसको अलाउ किया जाएगा 600 ट्रक हर रोज़ के। नाउ आप इसको पर्सपेक्टिव में देखना चाहें तो ये कुछ अर्सा पहले ये कोई शायद 70 या 80 ट्रक्स, मैं इस पे गलत हो सकता हूँ लेकिन तकरीबन कोई इतने थी, बड़ी कम तादाद थी जितने ट्रक्स को इजाज़त थी। उसके बाद अब ये जो है ये बढ़ गई है, 600 ट्रक्स हर रोज़ के वहाँ पे जा सकेंगे। मज़ीद ये है कि दोनों तरफ से इस चीज़ का ख़्याल रखा जाएगा कि मज़ीद कोई लड़ाई किसी तरफ ना भड़के और ये कि जो फ़िलाडेल्फ़ी कॉरिडोर है, इसराइल की फ़ौजें वहाँ पे रहेंगी, जो कि आहिस्ता-आहिस्ता ये तकरीबन 42 दिन तक ये फ़ेज़ चलेगी और आहिस्ता-आहिस्ता फिर जो इसराइल की फ़ौजें हैं वो फ़िलाडेल्फ़ी कॉरिडोर, वहाँ से भी उनका इनख़ला स्टार्ट हो जाएगा। ना फ़िलाडेल्फ़ी कॉरिडोर की अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि ये गज़ा का वो इलाका है जो मिस्र के बॉर्डर के साथ मिलता है, यानी कि जो मजमूई तौर पे पूरी पट्टी है गज़ा की जो मिस्र के साथ मिलती है, उसके एक एंड पे रफ़ा क्रॉसिंग है जहाँ पे मिस्र से लोगों का आना जाना या जो ट्रेड वगैरह माफ़ी चाहता हूँ, जो एड जाती है, इमदाद जाती है वो वहाँ से, और ये उसी बॉर्डर के दूसरे हिस्से पे समंदर की तरफ, यानी कि अगर जाएँ तो वहाँ पे फ़िलाडेल्फ़ी कॉरिडोर है। इसराइल की बहुत अरसे से मर्ज़ी थी, बल्कि इस दफ़ा भी जो नेगोशिएशंस में डिले हुई, उसकी एक वजह ये थी कि इसराइल ये चाहता था कि वहाँ पे मुस्तकिल बुनियादों पे अपनी फ़ौज को रखे। लेकिन अब ये तय पाया है कि वो पहले फ़ेज़ में तो रहेंगी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उसकी फ़ौजें वहाँ से भी निकल जाएँगी। इसके साथ-साथ कैदियों का तबादला, ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट उसमें हुई है कि इस पहले मरहले में फ़लस्तीन इसराइल के 33 कैदी वापस करेगा और उसके जवाब में इसराइल तकरीबन 2000 फ़लस्तीनियों को अपनी जेल से रिहा करेगा, जिसमें 250 ऐसे लोग भी हैं जो कि कन्विक्टेड मिलिटेंट्स हैं, लेकिन उनको भी रिहाई मिलेगी। लेकिन उसके साथ-साथ एक प्रोविज़न है जिसकी वजह से इस मुआहदे में थोड़ा-सा एक थोड़ा-सा डिले भी आने का इम्कान है, और वो ये है कि इसराइल के पास ये वीटो का हक़ है कि वो किस कैदी पे वो वीटो कर सकते हैं कि इसको हम नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल वो भी अभी हम जो मायदे की तफसीलात है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। वीडियो में आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो नई डेवलपमेंट बीच में हो सकती है डिले वाली, इसकी क्या वजह है और अभी तक उस सिलसिले में क्या हुआ है। ये जो कैदियों का तबादला है, ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है कि अगर आप इस तादाद को देखें तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि अहले गज़ा ने ये मुआहदा पोजीशन ऑफ वीकनेस पे नहीं किया, बल्कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे, एटलीस्ट लाइक फॉर लाइक पे किया है कि अगर आप तादाद देखें कितनी बड़ी है ये। और ये 33 देने के बाद भी एक काफ़ी बड़ा नंबर कैदियों का वो अभी गज़ा में ही रहेगा, जो इसराइली कैदी हैं, उनकी बात हो रही है। और उसके बाद फिर जो दूसरी फ़ेज़ है उसमें मज़ीद बातें होंगी, लेकिन ये पहली फ़ेज़ की बात आपने सुन ली। जो दूसरी फ़ेज़ है, अब उस तरफ चलते हैं। जैसा कि आपने सुना कि फ़िलाडेल्फ़ी कॉरिडोर से इसराइली फ़ौज का इनख़ला होगा और ये इनख़ला हो जाता है तो ये मुकम्मल इनख़ला हो जाएगा, यानी कि जो कंप्लीट विड्रॉल है इसराइली फ़ौज का। जैसे मैंने पहले फ़ेज़ में आपने सुना होगा कि जो आबादी के इलाके हैं वहाँ से इसराइली फ़ौज बॉर्डर की तरफ जाएगी, लेकिन दूसरे फ़ेज़ में फ़िलाडेल्फ़ी कॉरिडोर समेत मुकम्मल विड्रॉल उसका हो जाएगा, वो मुकम्मल तौर पे निकल जाएगी। ना इन प्रिंसिपल ये बातें तय हो चुकी हैं, लेकिन इन पे फर्दर नेगोशिएशन, ये पहला
جو فیز ہے، جو مرحلہ ہے، اس کے دوران یہ نیگوسیشنز جاری رہیں گی۔ فیز 2 کے حوالے سے اس سے زیادہ تفصیلات ابھی یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس آ چکی ہیں، لیکن جو آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ نیگوسیشن جاری رہے گی۔ اب اس میں ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ اگر یہ نیگوسیشن جاری نہیں رہتی تو پھر کیا ہوگا؟ دیر آر سم پوٹینشیل ہکاپس، لیکن اس پہ بھی ہم تھوڑا سا آگے چل کے بات کرتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم صرف معاہدے کی جو بیر بون تفصیلات ہیں صرف وہ شیئر کر رہے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے پھر وہ آگے تیسرا مرحلہ ہے، اور تیسرے مرحلے میں ایک 3 سے 5 سال کا ایک ری بلڈنگ پروجیکٹ ہے کہ نئے سرے سے غزہ کو اب جو اس کی واسٹ لیول پہ جو تباہی ہوئی ہے، بربادی ہوئی ہے، اس کو دوبارہ سے ری بلڈ کرنا۔ اور آلریڈی اس کے لیے پلیجز وغیرہ سٹارٹ ہو گئی ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ EU کی طرف سے 120 ملین یورو کی آفر جو ہے انہوں نے پلیج کیا ہے کہ اتنا وہ کریں گے۔ اس سے پہلے عرب ملک پہلے ہی جو ہے وہ اپنی طرف سے پلیجز کر چکے ہیں، وہ بھی ان رائٹنگ آ جائیں گی، تو پھر یہ اگلے 3 سے 5 سال جو ہے یہ ایک ری بلڈنگ پروجیکٹ ہوگا۔ اب چلتے ہیں ان چیزوں کی طرف جو اس معاہدے میں پوٹینشیل پرابلمز کریٹ کر سکتی ہیں، جو کہ ممکنہ مسائل ہو سکتے ہیں۔ پہلی ایک چیز جو بہت نوٹیبل ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری تفصیلات وائڈلی انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ ہو چکی ہے، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ میں نے صرف یہ کیا ہے کہ اس کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ کر دیا ہے، لیکن اس ساری تفصیل کو اسرائیل نے لکھ کے نہیں دیا ہے۔ یہ ایک نوٹیبل چیز ہے کہ اسرائیل کی طرف سے کوئی چیز تحریر میں نہیں آئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو 3 اس کے میڈیٹرز ہیں، جو صلح کرانے والے فریق ہیں، صلح تو خیر نہیں کہیں گے، جنگ بندی کرانے والے جو فریق ہیں، جس کے اندر امریکہ ہے، مصر ہے اور قطر ہے، ان تینوں کی طرف سے زبانی ایشورنسز بہرحال موجود ہیں کہ اسرائیل جو ہے اس پہ عمل درآمد کرے گا۔ امریکہ والی بات بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے، اس لیے کہ اسرائیل نے جو بھی جنگ کرنی ہے وہ امریکہ کی مدد سے ہی کرنی ہے۔ تو اگرچہ یہ ایک پرابلم ہے، لیکن بہرحال اس کے ساتھ ساتھ سیف گارڈز بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اسرائیل اگر اس بات کو مان چکا ہے تو وہ لکھ کے کیوں نہیں دے رہا؟ وہ لکھ کے اس لیے نہیں دے رہا کہ اسرائیل کی کیبنٹ میں جا کے بھی اس پہ ووٹ ہوگی کہ ہم اس کو فارملی اپروو کرتے ہیں، اس کو ریٹیفیکیشن کہا جاتا ہے۔ لیکن میرا یہ گمان ہے کہ لکھ کے اسرائیل نے اس لیے نہیں دیا کہ اگر وہ پہلے ہی لکھ کے دے آئے تو پھر وہ ووٹ جو ہونی ہے وہ بے معنی ہو جاتی ہے۔ سو میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے پرنسپلی ایگری کر کے پہلے وہ آف دا ریکارڈ بیہائنڈ دا کرٹنز اپنے لوگوں کو اعتماد میں لے لیا ہے، لیکن اب اس پہ پھر ووٹ کرا کے اس کو فارمل کر کے پھر وہ اس کو جب فارمل ہو گیا تو پھر وہ لکھ کے دیں نہ لیں، ڈزنٹ میٹر، ریٹیفیکیشن جو اس کی ہو گئی۔ تو بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمارے نالج میں ہونی چاہیے کہ اسرائیل نے بھی کچھ لکھ کے نہیں دیا، لیکن ساتھ ساتھ جو سیف گارڈز ہیں وربل ایشورنس کی صورت میں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ اینڈ جو سیف گارڈز ہیں یہ پھر فردر ایکسپینڈ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اینتھنی بلنکن نے ایک بات شیئر کی ہے کہ یہ جو ری بلڈنگ پروجیکٹ ہے اس میں عرب فورسز وہ بھی جائیں گی سیکیورٹی کے لیے۔ اب فورسز بڑی براڈ ٹرم ہے کہ فورسز سے مراد ان کی سیکیورٹی پرائیویٹ فرمز ہیں وہ بھی فورسز میں ہی آ جاتا ہے، اگر ان کو اسٹیٹ کی انڈورسمنٹ ہو۔ اس کے اندر جو باقاعدہ منظم فوج ہے وہ بھی آ جاتی ہے۔ تو وٹ ڈز دیٹ ایگزیکٹلی مین، یہ تفصیل ابھی سامنے نہیں آئی، لیکن بہرحال وہاں پہ جو جائیں گے وہ اسٹیٹ کی انڈورسمنٹ کے ساتھ ہی جائیں گے، یعنی کہ جس عرب ملک کے لوگ بھی جاتے ہیں وہ اس ملک کے ہی ریپرزینٹیو ہوں گے، تو اس سے یہ ہے کہ پھر ایک سیکیورٹی اس میں سے بڑھ جاتی ہے۔ لیٹسٹ پچھلے ہی کچھ منٹوں میں ایک تفصیل اور سامنے آئی ہے جو پہلے تھوڑی سی کک ہو رہی تھی لیکن کوئی اتنی پکی بات نہیں تھی، لیکن اب وہ سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے یہ جو ووٹ کرانا تھا کیبنٹ کا وہ اس نے ڈیلے کر دیا ہے، اور الزام یہ لگایا ہے کہ حماس کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اسرائیل کے پاس وہ ویٹو کا حق ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ حق ختم ہو جائے۔ دوسری طرف سے جو نیگوسیٹرز ہیں غزنز وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہی، ہم نے تو جو ایگری کر لیا ہے وہ کر لیا ہے، لیکن بہرحال اسرائیل کی طرف سے یہ آخری منٹ پہ ایک ٹرن نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے ایک کنسرن ہے کہ شاید ان کی نیت میں کچھ تھوڑا بہت فتور ہو۔ لیکن اس کے کاؤنٹر میں ساتھ یہ بھی چیز ہے کہ یہ جتنا معاہدہ ہے یہ دوحہ میں قطر میں یہ اپنا تکمیل اس کی ہوئی ہے، تو اسرائیل کے جو نیگوسیٹرز ہیں وہ بھی تک وہیں پہ ہیں، وہاں سے ان کو واپس نہیں بلایا گیا، یعنی کہ لگ یہ رہا ہے کہ شاید یہ کوئی مائنر ہیکپ ہے، جبکہ مطلب فلسطین کی طرف سے تو ایسی کوئی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کہی نہیں ہے، لیکن ان پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ تو اگر وہ ووٹ ڈیلے ہو جاتا ہے تو اس کا پھر ایک امپیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ جو ہم آنے والے اتوار 19 جنوری کی بات کریں شاید یہ بھی تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے، دیٹ کوڈ بی اے پاسبلٹی، لیکن ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ خبر آئی ہے لیکن دونوں کے طرف کے جو نیگوسیٹرز ہیں ان کا اتفاق نہیں ہے کہ ہم نے یہ بات کہی ہے، ایک الزام لگا رہا ہے دوسرا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو ایسی بات کہی نہیں ہے۔ سو دیٹ از سم تھنگ وی نیڈ ٹو بی مائنڈفل آف۔ ایک اور چیز جو اس کو بات کو تھوڑا سا یعنی کہ مشکل میں ڈال سکتی ہے،
ख़तरा पैदा कर सकती है कि शायद ये मुआहदा जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन ना हो सके, वो ये है कि एक तरफ तो ये मुआहदा हो गया है कि इतवार से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, नाफिजुल अमल हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ उसके बाद इसराइल के हमलों में बहुत शिद्दत आ गई है। एज़ वी स्पीक, इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक, इस अनाउंसमेंट के बाद और इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक 73 लोग शहीद और हो चुके हैं, इसराइली जो फ़ज़ाई हमले हैं बिलखसूस उनकी वजह से। तो इस तरह की सूरत हाल में अगर फ़लस्तीन की तरफ से कोई सख्त जवाब और दिया जाता है, जिसकी वजह से फिर वो एक इज़्ज़त का ना का मसला बन जाए इसराइल की तरफ से, तो फिर क्या ये मुआहदा वाक़ई ही इतवार को ये नाफिजुल अमल ये होना शुरू हो जाएगा? आई मीन ये एक क्वेश्चन है। अभी तक तो रिस्ट्रेन है, लेकिन इसराइल की तरफ से ये एक इस मुआहदे का जो स्पिरिट है कम से कम वो उनकी तरफ से नज़र नहीं आ रही है। बहरहाल जो एश्योरेंसेस हैं वो अमेरिका की तरफ से हैं, वो कतर की तरफ से हैं, इजिप्ट की तरफ से हैं, तो ये बात टोटली हवा में नहीं है, लेकिन ये है कि इतवार के आने से पहले पहले जो इसराइल है वो मैक्सिमम डैमेज बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो करना चाह रहा है। आखिरी बात ये कि क्या ये जो इसराइल की तरफ से डिले है या जो उनके ज़्यादा हमले हैं, क्या इसको इंटरनेशनली इसको देखा जा रहा है ऐसा कि शायद ये डील अनडू हो जाए? तो इंटरनेशनली ज़ाहिर ऐसा नहीं लगता। जो पावर प्लेयर्स हैं जैसे कि रशिया है मिसाल के तौर पे, उसने बहुत हौसला अफ़ज़ाई की है, बड़े खैर सगाली का इज़हार किया है। नेटो ने किया है। अब नेटो का इस तरह से वेलकम करना इस मुआहदे को ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि वेस्ट की तकरीबन सारी बड़ी-बड़ी ताकतें जो हैं, वो इस चीज़ के हक़ में हैं कि हाँ, अब ये हो जाना चाहिए। तो नेटो की तरफ से भी इस चीज़ को सेलिब्रेट करना, ये कम से कम वेलकम कहना, रशिया की तरफ से कहना और इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से कहना, सो इट लुक्स लाइक ये जो हिकअप्स आ रहे हैं, ये एंड में बस जो खींचातानी है, ये शायद उससे ज़्यादा की ना हो और अल्लाह करे कि उससे ज़्यादा की ना हो। क्योंकि जो इंटरनेशनल मूड दुनिया में डेवलप हो रहा है, वो ये है कि तकरीबन सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतवार से ये जो पहला मरहला है, वो स्टार्ट हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ये थी अब तक की जितनी भी सूरत हाल, वो आपके सामने आ गई है। इसके बाद कोई मज़ीद कोई तब्दीली आती है, सिग्निफ़िकेंट आती है, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर अपडेट करूँगा। बट इन द मीन टाइम हमारी दुआ है कि अब जबकि हमारी माएँ, हमारी बहनें अपने जले हुए घरों को, अपने शहीद बच्चों को, बेगौर कफ़न लाशों को अब जब वो इकट्ठा करने जा रही हैं, तो कम से कम उनको ये करने दिया जाए। अब उन पे मज़ीद बॉम्ब्स ना फेंके जाएँ। अरब मुल्कों की फ़ोर्स के बारे में कहा जा रहा है वो जा रही हैं, क्यों नहीं पाकिस्तान? व्हाई नॉट? यूएन के बैनर के नीचे हम भी जा सकते हैं कि वहाँ पे एक अमन कायम हो, कि जिनको हम नहीं बचा सके वो तो नहीं बचा सके, लेकिन जो हैं कम से कम उनको ये हौसला हो कि हम इतने भी लावारिस नहीं हैं। इस मामले में बहुत से लोगों ने बेवफ़ाई भी की, उसमें मैं अलहदा से बात करूँगा कि ये डस्ट सेटल होगी तो ये याद रखा जाएगा कि कुछ लोग ऐसे थे जो भूख से तड़पते हुए बच्चों के साथ खड़े थे और कुछ केएफसी के साथ खड़े थे। तो देयर विल बी अ टाइम जब उसकी बात होगी, फॉर ईयर्स टू कम। आज एक सोगवार और खुशी और उम्मीद के मिले जुले जज्बात के साथ ये इन्फॉर्मेशन थी आपके सामने शेयर करनी थी। बहुत शुक्रिया आपका।